नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटी ज्ञान व्यापी मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में है। लगातार आप अगर जी न्यूज देख रहे होंगे तो इससे जुड़े हुए अपडेट्स, इससे जुड़ा हुआ सर्वे और इससे जुड़े हुए सियासत पर आप पूरे तरीके से अपडेटेड होंगे। वाराणसी की एक कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या नहीं। लेकिन सर्वे का आदेश आने के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत जो थी वो गरमाने लगी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है अब कि बीजेपी इस मसले पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से सवाल किया, क्या वो देश को उस माहौल में झोंकना चाहती है जो बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले और उसके बाद हुआ था। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से जवाब आया और जवाब ये था कि मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता सबने देखी और सच्चाई को स्वीकार करना यही समझदारी होगा। वहीं वीएचपी नेता आलोक कुमार ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर हो रहे विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वीडियोग्राफी से जिन्हें डर लग रहा है उन्हें इस बात का भी डर है कि सच सामने आ जाएगा। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच और इस पर हो रही सियासत के बीच हमारा पोल क्वेश्चन यही है कि क्या ज्ञान व्यापी पर तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। एक बार फिर से दोहराते हुए, क्या ज्ञान व्यापी पर तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। आपका जवाब znews.com/vote के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स आप हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पॉन्स हम दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं ये भी अनुभव करता हूं कि शायद कोई डर है, शायद कोई पैनिक है कि अगर वीडियो कैमरास घूम जाएंगे तो सत्य उद्घाटित हो जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक नफरत की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की असफल कोशिश कर रही है। औरंगजेब का जो क्रूर कमनल करतूत था वो इतिहास की हकीकत है। आपके देश को झोंकना चाह रहे वो वही उस माहौल में जो बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले और बाद में हुआ था। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि किस तरह ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विवाद को लेकर कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। मुस्लिम पक्षकारों का कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की जो अर्जी है उस पर कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कमिश्नर की बातें नहीं सुन ली जाती तब तक इस मामले में कोई फैसला भी नहीं लिया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर और दोनों पक्षों की मौजूदगी में जो भी कार्रवाई या फिर हंगामा हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट 10 मई को कोर्ट में पेश होनी है और 10 मई को ही मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होगी या नहीं, ये इस पर भी तस्वीर और साफ हो पाएगी। ताल ठोक के बड़ा सवाल यही है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा कि ज्ञान व्यापी पर तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है क्या। ज्ञान व्यापी पर क्या सियासी ज्ञान से समाधान निकलेगा। और जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ज्ञान व्यापी के सच से डर किसे लग रहा है और ज्ञान व्यापी के सर्वे में दखल को क्या कोर्ट का अपमान माना जाए, ये वो सवाल हैं जिन पर ताल ठोक के हम बहस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, अतर नईम आपको कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और मौलाना कादरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे है, क्योंकि बार बार आपके जो विरोधी हैं, चाहे वो अतर नईम आपको फ्लो दूंगी मैं, आपके विरोधी चाहे वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों या फिर दूसरे ओपोनेंट्स हों, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भावनाएं भड़काने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। पहले आप अयोध्या को लेकर इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और अब आप इस नए मामले को, आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले को उठा रहे हैं।
देखिए अदिति जी, ज्ञानवापी पर मैं बोलूं उससे पहले ये संविधान पापियों की पोल खोलना जरूरी है। ये संविधान पापी ऐसे है, हिजाब का फैसला कोर्ट देता है, इनकी भावनाएं भड़क जाती है। लाउडस्पीकर का फैसला कोर्ट देता है और दोनों जगहों से लाउडस्पीकर हटते हैं, मंदिरों मस्जिद, क्या 1 लाख लाउडस्पीकर योगी जी ने हटाए, इनकी भावनाएं भड़क जाती है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान में उसकी बात होती है, इनकी भावनाएं भड़क जाते हैं। ये भावनाएं भड़कने का ठेका क्या वोट बैंक का वीटो कार्ड का हिस्सा बन चुका है क्या? अब आते हैं आज के मुद्दे पर। ये आज का मुद्दा कब निर्माण हुआ? ये 1 साल पहले अगस्त में 5 महिलाएं गई और उन्होंने एक सिविल जज के सामने अपनी बात रखी, एक वाद रखा कि देखिए हमें जो दैनिक दर्शन करना है, वहां पे मां श्रृंगार गौरी माता का जो वहां पे मूर्ति है उसका दैनिक हमें वो जो दर्शन करना है, हम चाहते हैं कि जो देवी देवताओं के विग्रह है उनको सुरक्षित रखा जाए। वहां पर कमल का चिन्ह है, वहां पर स्वस्तिका है, ये सारे वहां पे नंदी जी है, ये सारी चीजों का हम दर्शन दैनिक रूप से करना चाहते थे जो 90 से पहले हुआ करता था। ये हमें अधिकार दिया जाए। इसमें 5 बार कोर्ट की आदेश आ चुकी है और मैं आपको बताना चाहता हूं 5 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 26 अप्रैल और फिर से आ गई है क्लैरिफिकेशन के साथ। जब हाईकोर्ट में भी उन्होंने विरोध किया था, मुस्लिम पक्ष ने, ये विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि 1991 का कानून यहां पर लागू नहीं होता है। यहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जाएगा कि ये वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और ये मस्जिद के अंदर भी जाकर कर सकते हैं। ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया, परिसर में जाकर भी कर सकते हैं, ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया। जब ये सारी बातें कोर्ट ने कही हैं तो आज कोर्ट के आदेश का उल्लंघन और उसकी अवमानना करने का अधिकार किसको मिल सकता है? और एक समय तो ये जो इंतजामिया कमेटी के व्यक्ति है कहते हैं कि वहां पर कोई गैर मुस्लिम नहीं जाएगा, दूसरे कहते हैं कि ये तलवार की तरह है, हमारी गर्दन पर तलवार रख दी गई है, ओवैसी साहब कहते हैं कि ये देखिए तो खून बहाने के लिए किया जा रहा है। ये इस प्रकार से जो संविधान की बातें करते हैं, आज संविधान पापी बन चुके हैं। और अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, छिपाने वाली बात नहीं है तो वीडियोग्राफी से डर क्या है? 1991 का कानून कहीं पर भी वीडियोग्राफी करने पे या साक्ष्य इकट्ठा करने पर रोक नहीं लगाता। चरित्र अभी उसका नहीं बदला जा रहा है तो 1991 का कानून एक तो लागू भी नहीं होता क्योंकि कोई भी चीज का चरित्र नहीं बदला जा रहा है। आज तो केवल साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, प्लीज जवाब ले लीजिए। पहले मौलाना कादरी, उसके बाद अनुराग भदौरिया, जल्दी। ये वीडियोग्राफी से किसे डर लग रहा है? देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई से ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि 1991 यहाँ पर लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई टाइटल चेंज करने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत सही कहा आपने, लेकिन ये तो बतला दीजिए कि आखिर वीडियोग्राफी किस कारण करवाई जा रही है, दावा क्या है वीडियोग्राफी के पीछे। अब जब वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, कोर्ट का आदेश आया है, तो कोर्ट का पालन करवाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम भी चाहेंगे कि कोर्ट का पालन हो, लेकिन जहाँ पर वीडियोग्राफी और ये जो सारी बातें उठाई जा रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे अपने देश की अमन की फ़िज़ा को ख़राब किया जाए, फिर से एक बार वही माहौल को रिपीट किया जाए जो 91-92 में हुआ था। तो हम नहीं चाहते कि किसी ऐसे किस्म का कोई भी हमारे देश का माहौल बने, क्योंकि कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की कि यहाँ पर अब कोई टाइटल पर सुनवाई नहीं होगी। तो आप वीडियोग्राफी करवा लें, आप चाहे वहाँ से जो कुछ भी निकालना चाहे निकले या ना निकले, आप उसका प्रोपोगंडा कर ले, लेकिन टाइटल पर तो बहस होने वाली है नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है? देखिए, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ। क्या दिक्कत हुई जब इतनी क्लैरिटी आपको है? नहीं, आपको जब इतनी क्लैरिटी है मौलाना कादरी, जब आपको इतनी ही क्लैरिटी है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? फिर आपको दिक्कत क्या है? और क्यों वीडियोग्राफी कराई जा रही है, क्यों सर्वे कराया जा रहा है? सवाल का जवाब तो शहजाद पूनावाला ने दिया, लेकिन बार बार आप और साथ ही जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति, देश का अमन चैन बिगाड़ने की राजनीति शहजाद पूनावाला आप करते हैं। आपका जवाब, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उन्हें मैं मंच दूंगी। शहजाद पूनावाला 40 सेकेंड्स। आदित्य जी, अगर ये आरोप बीजेपी पे लगता तो चलिए 1 मिनट के लिए मैं इसको मान भी लेता। ये आरोप लगाना इनका सबका अधिकार है, ये हमें जो चाहे कहें, परंतु आज ये आदेश तो कोर्ट का है ना। क्या कोर्ट सांप्रदायिक राजनीति करती है? क्या कोर्ट चाहती है कि माहौल बिगड़े? क्या कोर्ट को नहीं समझ है कि क्यों वो वीडियोग्राफी करा रही है? हम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर देंगे क्या? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको छिपाने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपके पास सारे तथ्य सारे सत्य मौजूद है, तो आज इसका विरोध इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है? ओवैसी साहब कहते
कहते हैं खून की नदियां बहेंगी। ये अबू आजमी कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा, अगर आपने ये कोशिश की तो हम भी एक्शन का रिएक्शन देंगे। इस प्रकार की भाषा, जो भड़काने वाली भाषा, ये हमारे खिलाफ नहीं, कोर्ट के खिलाफ, ये संविधान के खिलाफ बोली जा रही है। इसलिए तो ये 3 तलाक का भी फैसला नहीं मानते, ये हिजाब का भी फैसला नहीं मानते। पर अदिति जी, मैं एक सवाल एक धर्म के रूप से भी पूछना चाहता हूं, धार्मिक तरीके से भी पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बता दे मौलाना साहब कि वेस्टर्न साइड पे जो है इस मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद के विवादित ढांचे के, वहां पर मां श्रृंगार गौरी का प्रतिमा दिख रहा है, वहां पर गणेश जी का प्रतिमा दिख रहा है, नंदी जी जो है वो मस्जिद के सामने दिख रही है। उनका वैसे तो वो शिवलिंग के सामने बैठी रहती है, तो यहां पर दिख रहा है कि नंदी जी बैठे हैं इस मस्जिद के सामने, तथाकथित मस्जिद के सामने। आपको अगर छिपाने लायक कोई चीज नहीं है तो जाने दीजिए अंदर तहखाने में, जो परिसर के लिए आदेश दिया गया है कि 9130 खसरा नंबर का सर्वे वीडियोग्राफी के माध्यम से होना चाहिए। और मुझे बता दीजिए कि ऐसी कौन सी मस्जिदें हैं जिसमें ऐसे नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर होते हैं, या ऐसी कौन सी मस्जिद वैध होती है जिसको मंदिर तोड़ने के बाद बनाया जा सकता है। ये मुझे बता दीजिए कि इस्लाम में ऐसे स्ट्रक्चर्स को मान्यता है क्या? ठीक है, जवाब ले लीजिए प्लीज। देखिए शहजाद भाई, मैं आपको शुरुआत में बात कह चुका हूं कि मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं। योगी जी ने जो लाउड स्पीकर पर काम अंजाम दिया यूपी में, मैंने उसकी भरपूर तायीद की, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, मैंने ऐसे कहा, क्योंकि वहाँ पर मंदिर मस्जिद दोनों के साथ एक ही कानून रखा गया। अब रहा साहब ज्ञान व्यापी मस्जिद की जो बात की जा रही है, अभी आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि विवादित ढांचा, शहजाद भाई इस किस्म की हम बात ख़तई तौर पे नहीं करना चाहिए जिससे कि विवाद बढ़े। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको विवादित ढांचा कहे, क्योंकि वहाँ पर नमाज हो रही है, बरसा बरस से नमाज हो रही है। हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, मैं उसको जो है चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी है कोर्ट ने आदेश दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब टाइटल बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बात तय है। और आपने कहा कि हिजाब, अरे सर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ और यहाँ पर ये वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर हो गया। अब जब हम हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ में अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसमें अदालत की बात ना मानने वाली कहाँ बात हुई सर? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ना। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुझे इख्तिलाफ है तो मुझे पूरा हक है, संविधान मुझे हक देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट सर्वे वीडियोग्राफी को लेकर मैं सवाल कर रही हूं। मैं चाहती हूं आज हम मुद्दे पर आए। ज्ञान वापी मस्जिद की बात हो रही है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ है। ज्ञान वापी मस्जिद पर कुछ सियासी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी लगा रही है, बीजेपी के ओपोनेंट्स उस पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तुष्टीकरण बनाम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। देखिए सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि महंगाई कमर तोड़, उसे पता चल चुका है कि यहाँ बेरोजगारी बेपनाह है। हालत ये है कि आम आदमी नींबू तक नहीं खरीद सकता, नींबू भी 250-300 रुपए किलो बिक रहा है, और गैस का सिलेंडर 1000 रुपए हो चुका है, और लास्ट 3 सालों में 40% बढ़ गया है। अरे बीजेपी इस बात को जानती है, इसीलिए वो ज्ञान व्यापी वाले मुद्दे को हवा दे के लास्ट 3-4 दिनों से एक माहौल बना रही है। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो न्यायपालिका और संविधान का सम्मान न करता हो। अगर न्यायपालिका और संविधान का नहीं सम्मान करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी न्यायपालिका और संविधान को मानने वाले लोग हैं, और न्यायपालिका और संविधान को मानने के साथ साथ उसका सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर ये जिम्मेदारी सरकार की है, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कोर्ट कुछ कहता है तो उसको मनवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ भाग के एक माहौल बनाना चाहती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इनके पास ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। एक सेकंड, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, ये नहीं बता पाएंगे। एक सेकंड और 10 सेकंड ये नहीं बता पाएंगे कि ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके बारे में क्या ये बोलेंगे? आज एक शब्द नहीं बोलेंगे। बोलिए, नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि किस तरह से चंदौली में एक बच्ची के घर में पुलिस वाले ने पीट के मार डाला, ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। गोरखपुर में
में किस तरह से पुलिस ने एक होटल के अंदर घुस के एक व्यापारी को पीट के मार डाला, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये लखीमपुर में किस तरह सरेआम एक महिला का चीरण हुआ, ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे। मेरे हाथ में अनुराग भदौरिया, आप एक मुद्दे पर नींबू क्या भाव है, आप रहिए। इस नींबू तो पूछ लीजिए क्या भाव है। नींबू देख के उनसे पूछ लीजिए नींबू का भाव पता है उनको, क्योंकि ये आम आदमी का है। ये गरीब आदमी इसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि 20 रुपए का एक आता है, शिकंजी भी नहीं पी सकता, इतनी गर्मी है। इस गर्मी में क्या मैं बात रख नहीं सकता पी हूं? सकता वो, इसलिए शायद आप नहीं जान पाओगे कि गरीब की परेशानी क्या है। बहुत बढ़िया अनुराग भदौरिया, नींबू आप ले आए हैं। आम आदमी तो एक सेकेंड अनुराग भदौरिया सुनिए अनुराग भदौरिया, क्योंकि आपके हाथ में नींबू है तो एक बात तो साफ है, आपने कहा आम आदमी तो खरीद नहीं सकता, तो एक बात एकदम साफ हो गई कि आप तो वो आम आदमी नहीं है जो ये नींबू नहीं खरीद सकता। नींबू है ना, आप तो वो प्रिविलेज क्लास है जो ये नींबू खरीद सकता है। आपके अपने आरोप के मुताबिक ही, आपके अपने आरोप के मुताबिक ही आप प्रिविलेज्ड है, आप प्रिविलेज्ड है। ये आज आपने नींबू, आपने पहले कहा कि आम आदमी तो ये नींबू खरीद नहीं सकता, तो आपके हाथ में ये जो डायमंड है, आपके हाथ में जो ये डायमंड है, आपने खुद ही कह दिया आप प्रिविलेज्ड क्लास है। ठीक है, अब जो सवाल है, और मैं सारे पैनलिस्ट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप नींबू पर गए, आप कानून व्यवस्था पर गए, आप ज्ञान वापी पर भी गए। मेरा मुद्दा आज का मुद्दा है ज्ञान वापी, और सुन लीजिए मेरी बात, और मैं चाहती हूँ सारे पैनलिस्ट से उस मुद्दे पर रहे, क्योंकि सुन लीजिए सर, अगर सवाल पूछा अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपके बीच में बोला नहीं था। तो सुनिए ना सर, आप बोल रहे, आप एक मॉडरेटर को नहीं बोलने दे रहे, पैनलिस्ट को क्या आप बोलने देंगे? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी, एक बार में मुझे एक आवाज चाहिए। शहजाद पूनावाला, इन्होंने कहा एक बार में एक आवाज प्लीज, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी, आई एम सॉरी जी। शहजाद पूनावाला, इन्होंने ये कहा कि ज्ञान वापी का मुद्दा उठाकर, ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा उठाकर आप असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, इन्होंने भी वही बात कही कि आपको हिंदू मुसलमान करना है। अदिति जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो नींबू इनको जनता ने थमाया है, अभी चुनाव हाल ही में हुए हैं और ये सारे मुद्दे लेकर गए थे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी मुद्दों पर ही चुनाव हुआ है और इनको नींबू मिला है और इनको कहा गया है कि आप फिर से एक बार प्रयत्न करें, तो ये नींबू अपना शिकंजी बना के उसको पीते रहे। परंतु मैं आज के मुद्दे पर आना चाहता हूं। आज का मुद्दा क्या है? देखिए, हमने तो सिर्फ इतना कहा है कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, हम कोर्ट के आदेश का पालन करवाएंगे, और अगर नहीं किया जाएगा तो कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो अवमानना इस पे करे जो लोग नहीं मानते हैं। परंतु कौन भड़काने वाली बातें करता है? आपको याद होगा जब राम मंदिर का फैसला आया, इनके सांसद है बर्क, ये कहते हैं बाबरी मेरे दिल में जिंदा है, 6 दिसंबर को पोस्ट डालते हैं। ये भड़काने वाली बात नहीं है। मथुरा में जब फैसला वहां की लोकल कोर्ट का, अदिति जी एक एक करके बात होगी प्लीज। अदिति जी मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, मैं आपकी डिबेट का एक स्तर समझता हूं, मैं उसको खराब नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात रख दूं, फिर ये अपनी बात रखे। ये हमेशा सबके डिबेट में इस प्रकार से डिबेट को खराब करते हैं। इस प्रकार के बदतमीज पैनलिस्ट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड जी, एक सेकंड, नहीं, ऐसे किसी को सर्टिफिकेट देने का काम, आप खुद इतने समझदार हैं, खुद इतने डिबेट्स का हिस्सा रहे हैं, आप इससे पहले ऐसा काम नहीं करते। पर मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने सारी बातें सुनी ना अदिति, किसी पैनलिस्ट को मैंने तो सारी बातें सुनी। ठीक है, काम डाउन। मैंने सारी बातें सुनी। आई अंडरस्टैंड, लेट मी जस्ट स्पीक टू हिम प्लीज, लेट मी nobody is denying that, please just give me a second। नहीं, हमारा समय खराब होता है ना, फिर आप चली जाएंगे उनके पास, चिल्ला के हमारी बात तो आई नहीं। आप दर्शकों का समय बर्बाद होता है, पर ये हमारे साथ भाजपा के साथ ये अन्याय होता है। मैं आपके पास से दर्ज करवा रहा हूं। Please don't get into that. नहीं. Please don't play that victim card, शहजाद. Every time a panelist makes a point, जब panelist point करता है, उसका काउंटर पहले मैं आपके पास आती हूँ. Please, अब आप मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं. अब आप मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं. Please, आपको हर बार मैंने काउंटर करने के लिए मौका मिलेगा. ये मेरा, मैं आपसे कह रही हूँ, आप नहीं है. आप एक सेकंड और अनुराग भदौरिया एक ही पैनलिस्ट है जो इस प्रकार से बिहेव करता है और अनरूली बिहेवियर करता है। ये एक ही पैनलिस्ट है जो अनरूली बिहेवियर करता है। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया और सारे पैनलिस्ट आज मुद्दा क्या है, को इंटरप्ट करेगा जब मैं इस तरह से चिल्ला के डिबेट नहीं करूंगी। आई एम सॉरी इफ आई एम फोर्स्ड, आई एम टेलिंग, सुन लीजिए, ऑडियोज डाउन करा दिए जाएंगे, मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं कर सकती। ये ना मेरे वक्त का सवाल है अनुराग भदौरिया, ना आपके वक्त का सवाल है, ना शहजाद पूनावाला के वक्त का सवाल है, ये सवाल है जनता के वक्त का। तो जनता को सवालों का जवाब चाहिए। प्लीज शहजाद पूनावाला की आवाज, उनका जवाब, उसके बाद सैयद असीम वकार पिछले 5 मिनट से इंतजार कर रहा है, एक मौका उनको नहीं मिला है। सब पैनलिस्ट यहाँ बात करने के लिए ही आए हैं, निगत अब्बास बैठी हैं 10 मिनट से, उनको मौका नहीं मिला। प्लीज शहजाद पूनावाला, आपकी बात।
देखिए, हम तो कह रहे कि केवल इतना कह रहे कि कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। जो वीडियोग्राफी होगी उससे जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट कर देगा। परंतु इसमें बार बार आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। राम मंदिर का फैसला आया, भड़काने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद। जब मथुरा के कोर्ट का एक फैसला आया, मथुरा के वहां पे श्री कृष्ण मंदिर को लेकर, वहां पर बर्ग साहब ने कहा कि मुसलमान धरने पर बैठ जाएगा। आज भी जब फैसला आया है कोर्ट का, तो अबू आजमी कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा, और इसी के चलते वहां पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवाया जा सका, क्योंकि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तो मैं सिर्फ आज इतना कह रहा हूं, आप अदिति जी 6 बजे के बाद चर्चा नींबू के दामों पर और बाकी सारे मुद्दों पर करें, परंतु यह बताइए कि कोर्ट के आदेश पर सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करके माहौल को बिगाड़ने की राजनीति कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी इसका जवाब देती नहीं है। अनुराग भदौरिया सबके बीच में बोलते हैं और सबसे इनडिसिप्लिन पैनलिस्ट की तरह पेश आते हैं, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं किसी और के बारे में नहीं कहता। यह गलत तरीका है डिबेट करने का। मैं सारी बातें सुनता हूं, उसका जवाब देता हूं, वो भी सबकी सुने और सबका जवाब दे। फिर अनुराग भदौरिया, जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास। जवाब जो समाजवादी सवाल सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया, सीधा जवाब दे दिया। इस देश के अंदर में न्यायपालिका का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। और सुन लीजिए, और जहां तक ये बात कर रहे हैं अयोध्या मंदिर की, तो अयोध्या मंदिर में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ किसने बेची सबको पता है। किसने वहां पे जमीन घोटाला किया सबको पता है। इसलिए भगवान के घर में चोरी, भगवान की जमीन पे दलाल पैदा हो गए। पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट को लेकर वो सवाल पूछ रहे थे। आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर वो सवाल पूछ रहे थे, आपने जवाब दिया। इस देश में, सुन लीजिए एक सेकंड सर, इस डिबेट में और भी पैनलिस्ट हैं सर। इस डिबेट में आप अगर इस तरह से बात करेंगे, सब पैनलिस्ट को मौका देना। सब पैनलिस्ट बात रखने के लिए आए हैं, प्लीज। सैयद असीम वकार, इस देश में माहौल कौन बिगाड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग, उसका समर्थन करने वाले लोग देश का माहौल भी बिगाड़ रहे हैं, देश को बेरोजगार भी कर रहे हैं, देश के कारोबार भी खत्म कर रहे हैं। सिर्फ छोटी सी अपनी लालच, अपनी पॉकेट, अपनी तनख्वाह, अपने कारोबार, अपने बिजनेस को बचाने के लिए बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं तो सैयद असीम वकार, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पार्टी को समर्थन करते हैं वो सभी मतलब एक धर्म विशेष को ही सपोर्ट करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपने जो समर्थक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसका मतलब समझना चाह रही थी। भाई जनता की बात करें सैयद असीम वकार, तो जनता पर फैसला सुन लीजिए। जनता तो अपना फैसला सुनाती आई है, बार बार सुनाती आई है सर। लेकिन आपने बीजेपी को लेकर जो सवाल पूछा है, मुझे आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे वो तो ठीक है, लेकिन आप तो जनता को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। आप तो जनता को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दें, इसीलिए मैंने आपसे वो एक और सवाल पूछा। लेकिन आपने बीजेपी से सवाल पूछा तो जवाब बीजेपी से लीजिए। शहजाद पूनावाला, आप माहौल खराब कर रहे हैं भाई, आप इस देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। नहीं आदिति जी, हिजाब पे फैसला कोर्ट ने दिया, माहौल हमने खराब किया, मतलब क्या कोर्ट वाले बीजेपी से जुड़े हुए हैं? आज ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया है कि परिसर में जाकर, खसरा नंबर 9130 में जाकर, मस्जिद के अंदर जाकर वीडियोग्राफी करके आइए और हमारे सामने साक्ष्य रखे। क्या ये कह रहे हैं कि जो सिविल जज है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? अगर ये उनका आरोप है तो एक खुला खुला बता दे, क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना कहा है जो है उसका आदेश का पालन हो, सामने रखा जाए जज के सामने, और उसके बाद जो कार्रवाई जज करने कहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बार बार बीजेपी से कोर्ट को जोड़ना, ये कोर्ट की अवमानना है, और मुझे पता है कि कोर्ट इन चीजों का, इन बयानों का संज्ञान जरूर लेगा। क्या कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं है असीम वकार को? जब इनको वहां पे क्लीन चिट मिली थी अकबरुद्दीन को, तब तो ये कोर्ट के बड़े गुणगान कर रहे थे। आज कोर्ट पर भरोसा उठ गया, हिजाब पे कोर्ट पर भरोसा उठ गया, लाउडस्पीकर पे कोर्ट पर भरोसा उठ गया। मतलब ये चयनात्मक कमिटमेंट होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, कि जब अच्छा लगे मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। सैयद असीम वकार सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव हैं आप सैयद असीम वकार, और आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँ, आपने अभी मुझसे कहा कि जनता का सवाल, जनता पे खाली नहीं उठा, उन सब लोगों से जिन्होंने किसी न किसी तरह बीजेपी को अपना समर्थन दिया, और जो आज भी बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो जबान से दे रहे हो, दिमाग से दे रहे हो, आंखों से दे रहे हो, इशारों से दे रहे हो, जो लोग भी बीजेपी के समर्थन में हैं वो सब देश की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं, और आगे वो सब अपने को कोसेंगे। अब कैसे वो परिवार से बात करते होंगे, वो दिखाएंगे, मुझे नहीं पता।
अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कोर्ट का सम्मान, सारे सम्मान की जिम्मेदारी हम लोगों की है और आप लोग अपमान करते रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम मंदिर जो बन रहा है वो उनकी वजह से बन रहा है, तो वहां भी तो फैसला कोर्ट का आया, वहां कोर्ट का क्यों नहीं कहते आप? दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि 92 में जो मस्जिद आपने शाही शहीद की थी वो बाबरी मस्जिद किसी हिंदू मंदिर या स्ट्रक्चर या महल को तोड़कर बनाई। नहीं सैयद असीम वकार, मैं राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया कोर्ट का, सर मैं सारे पैनलिस्ट को वापस मुद्दे पर लेकर आ रही हूँ। मैं आपसे भी बार बार कह रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि अदालतों को लेकर आप बहुत सेलेक्टिव है। जब वही अदालत अकबरुद्दीन को क्लीन चिट दे देती है, उनको एक क्लीन चिट मिलती है, तो आपको उस अदालत पर यकीन हो जाता है, उस अदालत पर आपको भरोसा है। लेकिन एक अदालत सर्वे कराने की बात करती है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, बड़े नेता ये बात करते हैं AIMM के कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर ने ब्लडशेड का रास्ता खोल दिया है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का रास्ता खोल गया है। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, ये जो एक अदालत को तो के फैसले का सम्मान और दूसरी अदालत के फैसले पर सवाल, इस अप्रोच को लेकर सवाल है सैयद असीम वकार। देखिए, आपने कहा अयोध्या का मामला नहीं है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कोर्ट और कोर्ट के फैसलों की। बहुत सुनिए, न्यायालय ने ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पक्ष ने ये कहा कि रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि कोई बात कर रही हूँ, बार बार स्पष्ट करते हुए देखें, हम मुद्दे पर रहेंगे। आप मेरा सवाल समझ रहे हैं। यहाँ पर जो सवाल अभी बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा वो आपकी जो सिलेक्टिव अप्रोच है सैयद असीम वकार, नहीं मैं सर, आपको दर्शकों को समझानी है ये बात, आपको मुझे नहीं समझानी है, दर्शकों को समझानी है सैयद असीम वकार। तो प्लीज उस सवाल का जवाब दीजिए, उस सवाल का जवाब। क्या कह रहे हैं सर, मैं आपको क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ, आई एम सॉरी। आप समझाने नहीं दे रही मुझे, मैं तो चैनल जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। सर आपसे जो सवाल है सर, उस सवाल का जवाब प्लीज मुझे समझाने दीजिए। जिस न्यायालय की आप बात कर रहे हैं उस न्यायालय ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा विश्व हिंदू परिषद इस बात का सबूत ही नहीं दे पाए कि उनका मालिकाना हक है बाबरी मस्जिद जहां बनी। न्यायालय ने कहा कि सैयद असीम वकार, मैं राम मंदिर पर डिबेट नहीं कर रही हूँ और आप ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। सवाल यहाँ पर है आपकी सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर सैयद असीम वकार। प्लीज सर, आपके पास 30 सेकंड्स है, आप मुद्दे पर रहें और इस सवाल का जवाब दें। आपने बीजेपी से सवाल पूछा, मैंने आपके सवाल का जवाब दिलवाया आपको। बीजेपी ने आपसे ये कहा कि कोर्ट के फैसलों को लेकर आपकी अप्रोच सिलेक्टिव है, आप अच्छा तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो आपको सूट नहीं करता वो आप रिजेक्ट कर देते हैं। उस पर जवाब दीजिए सर प्लीज। अप्रोच सबकी ऐसे ही, तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वही हम कर रहे हैं। आपकी भी अप्रोच सिलेक्टिव है, बस खाली इतना है कि हम पॉजिटिव वे में सिलेक्टिव है, आप नेगेटिव वे में सिलेक्टिव है। आप गंदगी में सिलेक्टिव है, हम अच्छाई में। आप सिलेक्टिव हैं, आप अपने को बताइए। न्यायालय ने कहा था 92 में मस्जिद की हिफाजत की जाए, उसकी रक्षा की जाए, आपने तोड़वा दी। कहां आपने सम्मान किया? न्यायालय कह रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, इस बात का कोई सबूत नहीं है। आप उस पर सिलेक्टिव हो गए। सर आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस सर नहीं सर, आप एक तो वो ढांचा सर, पहली बात एक तो वो ढांचा, ठीक है सर, और दूसरी बात आपसे कोर्ट के फैसलों को लेकर, अगर कोर्ट के फैसलों को लेकर जो सिलेक्टिव अप्रोच है उस पर मैं सवाल पूछ रही हूँ सर। देखिए हम वक्त तो जाया करें ना, और भी पैनलिस्ट हैं, प्लीज सर प्लीज। देखिए, अब इसमें वक्त जाया हो या वक्त जाया ना हो, लेकिन जो सच्चाई है उसको बोला जाएगा। अब आप ये चाहती है कि सच्चाई को बोलेंगे तो वक्त जाया, तो झूठ नहीं बोल पाएंगे, झूठ बोल ही नहीं सकता मैं। सर आप मुझे मत बताइए सर, आप मैं वो जनता की अदालत में छोड़ दीजिए, वो आप जनता की अदालत में छोड़ दीजिए सैयद असीम वकार, और मुझ पर निजी हमले मत कीजिएगा। मेरी डिबेट्स में बार बार आते हैं, मैं जनता की अदालत में फेस करती हूँ। मैं किसी पैनलिस्ट के निजी हमलों से ना तो डरती हूँ और ना ही मैं उससे चुप बैठती हूँ। प्लीज सर, तो आप ये बताएं सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? ठीक है सर, मैं निगत अब्बास से एक जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रही है इसी सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर। निगत अब्बास, मेरा आपसे भी सवाल है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है आदिति जी?
जी, अब मैं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज। जी, हमें एक बात बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी कि और असीम भाई को भी समझनी पड़ेगी कि जब देश संविधान से चलने लगता है ना, तो हमें सारी चीजें टेक्निकली, प्रैक्टिकली और लॉजिकली दिखने लगती है। जब हमने टेक्निकली देखा राम मंदिर को, तो हमने देखा, क्योंकि आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया असीम भाई, तो टेक्निकली जब देखा गया तो सच्चाई सारी सामने आ गई। जब प्रैक्टिकली चीजों को देखा गया तो ये भी पता चल गया कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है। अब जब लॉजिकली फैसला आने से पहले अगर हम लॉजिकली सोचे, तो सभी को पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे क्या राज है और ये जनता को पता चलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं असीम भाई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका माहौल तब नहीं बिगड़ा था, देश का माहौल तब नहीं बिगड़ा था जब आप ही के सिरमौर ओवैसी साहब ने ये कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली थी। जब आप ही के सिरमौर ये कह निकलते हैं कि हम तो बिल में लिख कर जाएंगे कि जहां जहां जबरन मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, वहां वहां हमारे बच्चों जबरन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाइएगा, भले कोर्ट कोई भी फैसला दे। क्या माहौल आपका तब नहीं बिगड़ा था जब उन्होंने ये कह दिया था कि ये तो एक्शन है ना, इसका रिएक्शन पता चल जाएगा? और माहौल तो तब भी नहीं बिगड़ा था जब आप ही के नेता ये कह देते कि यहाँ तो खून खून की नदियां बहने वाली हैं, सब खूनम खून होने वाला है। साफ सीधी सी बात है, ये सिलेक्टिव अप्रोच के साथ टीवी पर भी बैठते हैं, ये सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आंसू भी घड़ियाली बहाते हैं, और ये सिलेक्टिव अप्रोच के साथ मस्जिद और मंदिर का फैसला भी देखते हैं। आप मुझे बताइए, जब हिजाब की बात आ जाती है तो भी ये पर्दे के पीछे छुपकर ये कह देते हैं नहीं ये तो महिलाओं का हक है, महिलाओं का अधिकार है। मैं जानना चाहती हूँ महिलाओं का अधिकार और हक ये तय करेंगे? मैं जानना चाहती हूँ मंदिर है या मस्जिद है, वहां पर किसका अधिकार है, क्या ये तय करेंगे? इन्हें समझना पड़ेगा। ये शायद वहां अपनी लोकसभा के नेता बन सकते हैं, पर हिंदुस्तान के नेता नहीं है। और हिंदुस्तान में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जल्दी से एक जवाब ले लीजिए, क्योंकि आप सवाल पूछ रही हैं उनसे, क्योंकि आप उनसे सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि ठीक है आपने अपने सवाल उठाए। सईद असीम वकार, आपका जवाब सर। सईद असीम वकार, नहीं देखिए क्या जवाब दिया। अगर कोई जिसको दिखता ना हो वो हरे को लाल कहे तो उसको बताया जा सकता नहीं, जिसको तुम हरा को लाल कह रहे हो वो हरा है लाल नहीं। लेकिन अगर आंख वाला आदमी लाल को हरा और हरे को पीला कहने लगे तो आप उसे कैसे समझेंगे? उस समझा ही नहीं सकते, यानी वो जानबूझ कर कह रहा है। असीम भाई एक बात बताइए, असीम भाई नहीं, चलिए हरा लाल तो छोड़ दीजिए, आप मुझे एक सुनहरा भी छोड़ दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि जब आप बड़े मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, तो आप पता नहीं कहाँ कि आप दिल्ली के ऊपर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर भी बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब दिल्ली में दंगे होते हैं और ताहिर हुसैन और अंसार का नाम आता है, तब तो आप में से कोई नहीं बोलता कि हाँ ये लोग गलत हैं। तब तो आपके आड़े कौम आ जाती कि नहीं हमारी कौम वाले, हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, हम कैसे इनकी मुखालिफत करते हैं। जब हमें ये दिख जाता है कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर और पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, और कौन कर रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। वसीम भाई आप कल पैदा नहीं हुए कि आपको मालूम ही नहीं कौन पत्थरबाजी कर रहा, उसके बावजूद आप कुछ नहीं बोलते। अब सुनाई नहीं दे रहा होगा, अब वसीम भाई को सुनाई देना बंद हो गया होगा, तब भी आप लोग नहीं बोलते क्योंकि कौम आड़े आ जाती है। मैं ये जानना चाहती हूँ आप कौम को बीच में क्यों ले आते हो, आप धर्म को बीच में क्यों ले आते हो? आज तो बात ये हो रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लाएगा, हाई कोर्ट जो फैसला लाएगा, इलाहाबाद में जो फैसला होगा वो हम देखेंगे सही है या गलत, जो होगा वो सराखों पे होगा। मैं यहाँ बैठी हूँ, शहजाद भाई यहाँ बैठे, हम तो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नहीं उनको सब सुनाई दे रहा है। एक सेकेंड, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, उन्होंने नहीं कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं एक सेकेंड, अब जवाब ले लीजिए ना निगत अब्बास, जवाब ले लीजिए। सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार के साथ हमारा संपर्क टूट गया। इस बीच जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी पूजन मामले में एक नया मोड़ आया है। 5 याचिकाकर्ताओं में से एक केस वापस ले सकती है, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। याचिकाकर्ता का नाम राखी सिंह, इनके रिश्तेदार द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि राखी सिंह कल कोर्ट में ये केस वापस ले सकती हैं। 5 याचिकाकर्ता हैं, उनमें से एक का नाम है राखी सिंह, और राखी सिंह के रिश्तेदार ये दावा कर रहे हैं कि कल कोर्ट में वो केस वापस ले सकती हैं। बाकी 4 याचिकाकर्ता महिलाओं ने बैठक बुलाई है, यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कि 5 महिलाओं ने 2021 में ये केस फाइल किया था और मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की, पूजन की मांग की थी। तो उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, बहुत सारे सवाल क्या सैयद असीम वकार हमारे साथ है जी। सैयद असीम वकार, अगर आपने निगत के सवाल सुने हो,
निगत कह रही थी, हाँ, तो आप अगर उन पर जवाब देना चाहें तो 30 सेकेंड्स प्लीज, उसके बाद मैं शहजाद को फ्लो दूंगी प्लीज। अच्छा, एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया। शहजाद पूनावाला। देखिए अदिति जी, हो सकता है कि किसी को कोई कोर्ट का आदेश अच्छा ना लगे, पर उसका तरीका क्या होता है? क्या हम सांप्रदायिक धमकियां दे सकते हैं? क्या हम किसी एक समुदाय को उस विषय पे भड़का सकते हैं? या अगर हम चाहते हैं कि इसका निवारण हो तो हम उच्च अदालत में जा सकते हैं। और कुछ लोग गए थे उच्च अदालत में इस आदेश के खिलाफ भी, पर वहां से भी उनको खाली हाथ लौटा दिया गया और कहा गया कि वीडियो सर्वे तो होगा ही होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश के ही नहीं दुनिया के इंटरनेशनल लॉयर है, इंटरनेशनल मैटर्स पे उनके चलते, जिनीवा कन्वेंशन के भी एक्सपर्ट है, तो ये क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में? अगर ये 1991 कानून का उल्लंघन था तो अभी तक बैठे रहे, फिर टीवी पे आकर मातम रोना। तो मैं इनसे पूछता हूं कि अगर ये इनको इतनी ही उनके पास लॉ और कानून और तथ्यों की सारी जानकारियां थी तो कोर्ट चले जाते, स्टे लगवा देते। दूसरी बात, बार बार एक पैटर्न बन चुका है, जब भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से आता है उसमें ये मुस्लिम वोट बैंक कार्ड खेला जाता है। अगर अफजल गुरु को फांसी की सजा हो तो अफजल हालात का मारा था, याकूब को सजा हो तो याकूब हालात का मारा था, बुरहान वानी को आर्मी मारे तो बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था, ये ताहिर हुसैन को कोई पकड़े तो ताहिर हुसैन जो है वो बेचारा मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। एक वोट बैंक का विशेष अधिकार बनाकर उस पर हमेशा वीटो कार्ड खेलने का अधिकार नहीं हो सकता। और तीसरी और आखिरी बात में से इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, आज कोई ये कैरेक्टर नहीं बदल रहा है उस जगह का, वो विवादित ढांचा है, उसकी क्या सत्यता है वो कोर्ट इस पे फैसला करेगी। आज तो कोई नहीं कह रहा कि वो मंदिर से मस्जिद बनेगा, मस्जिद से मंदिर बनेगा। तो बच्चा पैदा जब हुआ नहीं है तो ये 1991 का हवाला देकर उस बच्चे का मुंडन करवाना शुरू क्यों कर दिया है? ये 1991 कानून क्या कहता है कि आप किसी धार्मिक स्थल के कैरेक्टर को बदल नहीं सकते। वो तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। सैयद असीम वकार, ठीक 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 ठीक। सैयद असीम वकार, आप तक अगर आवाज पहुंच पाई हो, अगर आप सवाल सुन पाए हो तो उनका जवाब, वरना मैं सवाल दोहरा देती हूं। अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर सैयद असदुद्दीन ओवैसी को प्रॉब्लम है सैयद असीम वकार, तो वो चले जाते कोर्ट। वो कोर्ट क्यों नहीं चले गए? वो अदालतों को लेकर कह रहे हैं कि ब्लडशेड का रास्ता खोल रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का रास्ता खोल रही हैं। तो कोर्ट का जवाब तो कोर्ट हायर कोर्ट है। चलो एक बार फिर से उनसे हमारा संपर्क टूट गया। मौलाना कादरी भी हमारे साथ है। मौलाना कादरी जी, भाई अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ विक्टिम नैरेटिव खेलेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल आरोप लगाएंगे कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आप उसका इलाज है, आप लोअर कोर्ट के खिलाफ जाइए, हायर कोर्ट में। बट इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए, इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना। देखिए अदिति जी, आप असद साहब के बयान को जो भड़काऊ कह रही हैं, अगर हकीकत में देखा जाए तो उन्होंने कोई भी भड़काने वाली बात उन्होंने नहीं की। जो हमारा पास्ट गुजरा, मैंने असद साहब के बयान को भड़काऊ नहीं कहा। पहली बात क्लैरिटी के लिए, जो मैंने ये कहा जो ओवरऑल भड़काने की बात हो रही है, आपने शायद आपको नहीं पता अबू आजमी ने क्या कहा है? आपको नहीं पता है? नहीं पता आपको? जी जी, सब पता है मुझे। मैं आप कोर्ट ऑर्डर से मुझे बता दीजिए। और सुनिए, आप मुझे कोर्ट ऑर्डर से बता दीजिए, कोर्ट ऑर्डर का वो कौन सा अंश है जो ये कहता है कि इससे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की आशंकाएं बढ़ जाती हैं? कोर्ट के ऑर्डर का वो कौन सा अंश है जो ये सजेस्ट करता है कि इससे ब्लडशेड का रास्ता खुल जाए? आप बता दीजिए मुझे। आप कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना मुझसे, बताइए। ना सुनिए अदिति जी, कोर्ट का ऑर्डर तो सिर्फ वीडियोग्राफी का है और उसमें भी जो है लिमिट्स बता दी गई, कहाँ तक के जाएंगे, कहाँ तक के नहीं जाएंगे। ठीक है, रहा सवाल के अब जो कल से बवाल मचा हुआ है कि ओवैसी साहब के बयान पर, तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने देश के पास्ट को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मंदिर मस्जिद के विवाद पर कितनी कत्ल हुए, कितने गारतगिरी हुई, कितने परिवार तबाह हुए, ना ये बात आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। बाबरी मस्जिद का फैसला एक ज़माने के बाद सॉर्ट आउट हुआ और उस पर मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए फैसले को माना। अब वो फैसले पे टिप्पणी हम नहीं करेंगे कि किस बुनियाद पर दिया गया। तो ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो ये कि आप एक नया मसले को छेड़ कर बैठे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट है कि टाइटल पर बहस नहीं होगी। जब टाइटल पर बहस ही नहीं होगी तो वीडियोग्राफी करवाने से क्या फायदा? सवाल क्या पूछ रहा हूं? आप चले कहां गए सर?
आप चले कहाँ गए? आपने खुद ये कहा कि कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी होगी, कहाँ तक होगी, हो गया, तो फिर उसमें ये कहाँ से गुंजाइश रह गई थी कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो पाए? उसमें ये गुंजाइश कहाँ से रह गई थी कि मुसलमानों के खिलाफ ब्लडशेड का रास्ता खुलता हो? आपको हम ये कहाँ गुंजाइश रह गई थी? आपने तो खुद ही ये बात कही ना। हर बात को आप कोर्ट से मत जोड़िए। कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या हालात पैदा होंगे उस पर भी नजर कीजिए। किस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी उसको भी देखिए। अरे 2 दिन जब वहां पर कोर्ट की वीडियोग्राफी हुई तो आपने देखा ना। एक सेकेंड, आप संविधान की बात करते हैं ना सर? आप संविधान की बात करते हैं। अदालतें कहाँ से चलती हैं? उनका मैंडेट कहाँ से आता है? हाँ, तो फिर तो कोर्ट का ऑर्डर मानने से हिंसा भड़कने लगती है। कोर्ट का ऑर्डर अगर आ जाए तो उसे हिंसा भड़कने लगती है। आप उसे ये कहना चाह रहे हैं? ऑर्डर के ऊपर लोअर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो नेग्लेक्ट करते हुए निचला कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। यह बात सही है हमारे संविधान में। सर, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? आप कह रहे हैं माहौल खराब होने की बात। मैं तो अदालतों को लेकर सवाल ही नहीं पूछ रही। मैं तो अदालतों को लेकर भरोसे की बात कर रही हूँ। मैं तो अदालतों को लेकर नियमों की बात कर रही हूँ। मैं तो अदालतों को लेकर यकीन की बात कर रही हूँ। मैं तो अदालत को लेकर उन जो संविधान में यकीन का दावा करते हैं, वो जब ये कहते हैं, अभी आप ही खुद कह रहे थे ना सर कि आपको नहीं पता कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो माहौल बनेगा, क्या माहौल बनेगा सर? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। मुझे भी मानना है, आपको भी मानना है, निगत अब्बास को भी मानना है, शहजाद पूनावाला को भी मानना है, सबको मानना है। सुनिए अदिति जी, सुनिए। कल आपने खुद ग्राउंड जीरो और किसी को आपत्ति है, किसी को दिक्कत है तो जाइए ना हायर कोर्ट में। हाँ, जाएंगे, जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कल 9 तो तारीख का जो है फैसला आप अगर टेंशन की बात कर रहे हैं, तो जो सियासत ने टेंशन भड़काने की कोशिश की है, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है, लोगों को एक्सप्लेन करने की बजाय उन्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश की है, ये काम सियासत ने किया है। ये काम सियासत ने किया है सर। ये काम सियासत ने किया है। शहजाद पूनावाला, उसके बाद निगत अब्बास। सुनिए प्लीज, ये आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं मौलाना कादरी, टेंशन तो उस दिन क्रिएट हुआ जिस दिन ये अपील दायर की गई। आदेश से कोई आदित्य जी, आपने क्योंकि मुझे मौका दिया है, आदित्य जी क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है, मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद कादरी साहब आप जवाब दीजिए। देखिए आदित्य जी, कभी कोई कोर्ट के आदेश से माहौल नहीं बिगड़ता। उस आदेश पर जो सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना, उनसे ये माहौल बिगड़ता है। ये जैसे कोर्ट का आदेश आया, एक SM यासीन है जो इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या कहा, हमारी गर्दन पर तलवार रख देंगे तो हम मान लेंगे क्या? कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं घुसेगा। जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो जाएगा, वो उस परिसर में भी जाएगा, उस तथाकथित मस्जिद में भी जाएगा। परंतु इनको क्या अधिकार बनता है इस प्रकार से भड़काऊ बयान देने का, कोर्ट की अवमानना करने का? और आज मुझे लगा कि ये साहब आकर यहां पर कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है जो हो रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। परंतु आपको मैं बताऊं, ये सब औरंगजेब, इनका कांग्रेस कमेटी वाले लोग हैं, AICC, ये औरंगजेब के कुकृत्य को बचाने वाली जो मंडली है ना, ये जानते हैं सत्य क्या है। वीडियोग्राफी होगी, सारा सत्य सामने आ जाएगा। कहां पर कमल का फूल है, कहां पर स्वस्तिका है, कहां पर नंदी जी है, कहां पर मां श्रृंगार गौरी है, सारी चीजें सामने आ जाएगी और इनको पता चल जाएगा और कुकृत्य सामने आएगा। मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि मौलाना जानते हैं कि इस्लाम में इस प्रकार की मस्जिद तो अवैध होती है। किसी भी गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद इस्लाम में पूर्ण तरीके से हराम है। परंतु आज ये मौलाना वैसे तो बैंडाना पहनकर आएंगे भगवे रंग का, पर ये भगवे रंग का बैंडाना पहनेंगे, परंतु ये कभी सत्य नहीं बताएंगे कि क्या है इसकी सत्यता। ये आज इस प्रकार से बचाव करते हैं। और मौलाना मुझे बताइए कि यासीन का जो बयान है उसके साथ खड़े हैं, ओवैसी के बयान के साथ खड़े हैं? नहीं, वो पहनकर आए बैंडाना, परंतु मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूं। ठीक है, वो उनकी आजादी, हाँ वो उनकी आजादी है और उन्हें वो आजादी एक्सरसाइज करने का हक है। लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया को फ्लो में दूंगी। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जो आरोप अभी बीजेपी ने थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला ने जो सवाल पूछे समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर, उस पर आपका जवाब। देखिए, उनके सवाल कितनी बेतुकी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन क्या पहन के आता है, कौन बैंडाना पहन के आ रहा है, कौन हरा पहन के आ रहा है, किस तरह के किसने कपड़े पहने हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को कपड़ों और रंगों से इतना लगाव हो गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनको देश के बारे में कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता आदमी के व्यक्तित्व के बारे में है, उसके व्यक्ति के अंदर में क्या है, किस तरह खाना खाता है। नींबू होगा तो
यहाँ पे एक स्पेशल क्लास में आ जाएगा। तो भैया देखो नींबू मेरे हाथ में है, उनके हिसाब से मैं स्पेशल क्लास में भी आ गया हूँ। नींबू से भी तय कर लेते हैं कि नींबू अगर आपके पास है तो आप प्रिविलेज क्लास हो जाएंगे। अरे भैया नींबू बहुत आम आदमी तो नींबू नहीं खरीद पा रहा है, तो फिर आप आम आदमी मेरे पास नींबू है, वही मैं नहीं आम आदमी, मैं चाहता हूँ हर आदमी के पास, हर आदमी के पास प्रिविलेज क्लास ऐसा ही हो, कम से कम नींबू हो। आप कह रहे थे हम अपना प्रिविलेज, अरे भाई मैं अपने जैसा प्रिविलेज सबको चाहता हूँ कि नींबू, एक नींबू तो कम से कम सबके पास रहे, एक नींबू खरीदने की क्षमता तो रहे। सरकार इस लायक बनाए कि 20 रुपए का एक नींबू खरीद पाए, कम से कम इस लायक तो सरकार बनाए। या सरकार 24 घंटा इसी मुलझाई रहेगी कि ये लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर पे राजनीति करनी है, अजान पे करनी है, आरती पे करनी है, बुलडोजर पे करनी है, ज्ञान व्यापी पे करनी है, कुछ दिन बाद फिर किसी और पे करनी है। तो आप सरकार पहले अपना एजेंडा तय कर दिया करे। देखो भाई चुनाव के समय हम धर्म की राजनीति करते हैं और चुनाव के बाद ही मेरा एजेंडा ये रहेगा कि कोर्ट कुछ भी कहेगा, हम माहौल को अपना इस तरह का उस तरह का घुमाते रहेंगे, उसमें डिबेट चलाते रहेंगे कि नहीं भाई उसमें घुसने नहीं दिया, इन्होंने आने नहीं दिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। उस समय क्या कहा गया था? बधाई के पात्र है, वैसे आप बधाई के पात्र है कि आप नींबू खरीद कर लाए इस डिबेट में डिबेट करने के लिए। बोलने तो दीजिए, ये अपने आप में इस बात के लिए आप बधाई के पात्र है। लेकिन जैसे आपने उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुद्दों से भागते हैं, आप भी तो सवाल से भाग रहे हैं। आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर उनके बयानों को, अरे अनुराग भदौरिया सुन लीजिए सर, मैं भी यही कह रही, सुन लीजिए, मैं भी यही कह रही। अरे बोलिएगा, सवाल तो सुन लीजिए, मुझे दोहराना पड़ेगा आपके सामने सवाल। आप भूल गए शायद सवाल ना, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान जो है उन्हें लेकर जवाब। हाँ तो फिर दीजिए, यानी आप जानबूझकर जवाब जब से भारतीय जनता पार्टी, या तो फिर जवाब होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, या कोर्ट के ऑर्डर को पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ना आपकी है ना मेरी है, सरकार की है। और कमाल की सरकार है, अपने तो अपनी कानूनी कार्रवाई कर नहीं पाते हैं, उसके बाद हल्ला मचाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं ये माहौल बने, 10-15 दिन डिबेट चले, 1.5 साल तक इसी पे खींचेंगे, ये 1.5 साल तक खींचेंगे, रटी रटाई बातें बोलेंगे कि 91 में, 92 में, 93 में, 94, 95, 96, 97, 98, 99 सब बोलेंगे। 2014 की बात की नहीं बोलेंगे। 2014 के बाद में क्या हालत है देश की, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कहाँ तो देश को यहाँ बता रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेके जाएंगे, तब बोल देते कि हम सिर्फ जात धर्म की राजनीति करेंगे। यहाँ पे हमारे जो कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं वो यहाँ पे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, दंगे होंगे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। प्लीज इलेक्शन मोड से बाहर आई सर। नहीं मैं इलेक्शन मोड में नहीं हूँ, इलेक्शन में आप गए थे सर जनता के बीच। मैं इलेक्शन मोड में नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ। आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया वो यहाँ पे मैं उठाऊंगी सर, ठीक है। अब आप वापस एक पॉइंट पर आए और फिर आप वापस वही इलेक्शन मोड में गए। आप जनता के बीच गए थे, जनता ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन 2 बातें कही इन्होंने, लेकिन शहजाद पूनावाला 2 बातें इन्होंने कही। सर सुनिए, आप ही के सवाल का जवाब ले रही अनुराग भदौरिया, आप ही के सवाल का जवाब ले रही, सुन लीजिए प्लीज सर, सुन लीजिए। इस वक्त एक बड़ी खबर भी है, वो भी दर्शकों तक पहुंचानी है, लेकिन उससे पहले जल्दी से जवाब ले रही हूँ। शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया ने कहा, एक तो ये कि आपका काम है कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना। अरे आप ही की बात रख रही हूँ अनुराग भदौरिया, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, आप खुद ही अपना सवाल भूल जाते हैं सर। जनता ने फैसला सुना दिया, और सुन तो लीजिए, आप बार-बार कह रहे जनता ने फैसला सुना दिया। लोकतंत्र में जनता बार-बार फैसला सुनाती है। आप इस गलत फहमी मत रहिए कि एक बार फैसला सुना दिया तो दोबारा फैसला उन्हीं के हक में आएगा। यहाँ पे हर 2 साल, 3 साल, 5 साल में फैसला बदलते रहते हैं, इसलिए गलतफहमी आपको होती होगी सर, ऐसी गलतफहमी आपको होती होगी, ऐसी गलतफहमी आपको होती होगी। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। आप मेरी गलतफहमी, मेरी खुशफहमी में मत जाइए। आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए। आपसे जो सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब तो आपसे देखते बना नहीं, आप उस सवाल का जवाब तो देते आपसे बना नहीं, और कलर्स को लेकर आप बात कर रहे हैं। मैं इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात करती हूँ, मैं इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात करती हूँ। इस तरह की बहस मैं नहीं करती, प्लीज। शहजाद पूनावाला, मेरी हिम्मत का सबूत मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। शहजाद पूनावाला, 2 बातें इन्होंने उठाई। उत्तर प्रदेश में कोर्ट का आदेश, एक सेकंड रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए ना। आपको सवाल का जवाब चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको सिर्फ बहस करनी है? आपको सिर्फ बहस करनी है सर, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। मुझे अपने ज्ञान का सबूत आपसे नहीं चाहिए, मुझे अपने कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए कि मुझे लोकतंत्र में कितनी बार इलेक्शन होता है और कितनी बार इलेक्शन नहीं होता है। आप मुझे मत बताइए प्लीज। शहजाद, दर्शकों का वक्त जाया नहीं करना है मुझे।
दर्शकों को वक्त जाया नहीं करना है। शहजाद पूनावाला, 2 सवाल इन्होंने पूछे थे, 2 सवाल इन्होंने पूछे थे। मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। जनता भूले नहीं, इसलिए जनता को बार-बार शहजाद पूनावाला 2 सवाल तक नहीं दिला सकते तो क्या रोजगार दिलाएंगे? ये कैन आई गेट शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन इतना महंगा होगा जहाँ पे। कैन आई गेट शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन प्लीज राइट नाउ? कैसे जवाब दूं? थैंक यू जी। 2 सवाल उन्होंने पूछे, एक सवाल उन्होंने पूछा, अपना ही सवाल पूछ के वो भूल गए क्योंकि उनको निजी हमले करने थे। उनको याद दिलाना था लोकतंत्र में बार बार इलेक्शन होता है, जैसे कि ये भी कोई ऐसा जीके का क्वेश्चन है जो कि किसी को पता नहीं होगा जिसका जवाब, और जनता को तो पता नहीं होगा क्योंकि जनता तो लोकतंत्र में वोट करने जाती नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उसे इंप्लीमेंट कराना आपकी जिम्मेदारी है, आप उस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? जी देखिए आदित्य जी, ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है, वो मुख्यमंत्री है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी लाउड स्पीकर का ऑर्डर किस प्रकार से 1 लाख लाउड स्पीकर चाहे मंदिर हो मस्जिद हो उतारे गए हैं, वो शांतिपूर्वक तरीके से और सबके सर्वसम्मति के साथ किया गया है। इस आदेश में भी 2 बार वहां पर वो एडवोकेट कमिश्नर गए। अब कोर्ट की तारीख जो थी 9 तारीख की थी। इसमें किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करने से अच्छा यह है कि कोर्ट के सामने एक बार बात को रखा जाए कि बार बार ऐसा माहौल बन रहा है, इसमें आगे किस प्रकार से आगे बढ़े। सरकार कटिबद्ध है इस आदेश को का पालन करवाने में, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। परंतु मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, एक तो मैं बड़ा खुश हूं कि जो लोग चुनाव के दौरान तमंचा लेकर घूम रहे थे आजकल घंटा लेकर भी घूम रहे हैं और अभी नींबू लेकर आपके डिबेट में आए हैं। तो तमंचे से ऐसा तमाचा पड़ा है इनको कि अब ये नींबू करते जा रहे हैं, अच्छी बात है। और अनुराग भदौरिया बिल्कुल सही है, जनता बार बार फैसला सुनाती है। ये इनको 2014 में कद्दू मिला, 2017 में आलू मिला, 2019 में टमाटर मिला और 2022 में अभी इनको नींबू मिला है। तो ये जनता ने ही इनके हाथ में थमाया है, तमंचा ले लिया इनसे और इनको बोला ये सारी चीजें रखो अपने पास। तो अनुराग जी हर रोज डिबेट में लेकर आते हैं, अच्छी बात है। पर मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप क्या भड़काएंगे? जो कोर्ट का आदेश आया है, मुझे एक बार बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने अधिकृत रूप से अबू आजमी के बयान का खंडन किया है क्या? यहां पर आकर कहते हैं कि हम तो संविधान के साथ है, हम कोर्ट के साथ है, हम कोर्ट के इंप्लीमेंटेशन का चाहते हैं, ऑर्डर चाहते हैं। बताइए कि आप अबू आजमी का खंडन कर दीजिए, अबू आजमी का खंडन कर दो। ये नींबू रख दो, नींबू रख दो अनुराग, नींबू रख के ये नींबू जो है ना अबू आजमी को दे दो, ये अबू आजमी को ये नींबू दे दो, उनको बोलो नींबू पे बात करें। ये क्यों भड़काते हैं? कोर्ट के खिलाफ भड़काते हैं। सही बोला, तमंचा लेके घूमते थे, आज पता चला कि तमंचा कौन कौन लेके घूम रहा था। पहले बता देते प्रभु कि तमंचा लेके हम भारतीय जनता पार्टी वाले घूम रहे थे, आज क्यों बोल रहे हो? चुनाव के समय बोलना चाहिए था कि तमंचा लेके घूम रहे थे। अगर आपको ज्ञान है तमंचा लेके घूम रहे थे तो उस समय क्यों नहीं पकड़ा आपने? इसके मतलब तमंचा आप ही लेके घूम रहे होगे, तभी आपको मालूम है कि तमंचा लेके कौन घूम रहा था। प्रभु हम सबको तो जनता ने फिर से भेज दिया जहां भेजना चाहिए। आप विधानसभा भेजना चाहते थे, उनको जेल। सैयद असीम वकार, आप अगर ठीक एक सेकंड सैयद असीम वकार भी हमारे साथ है। बहुत सारे सवाल शहजाद पूनावाला आपने भी पूछे थे उनसे और निगत अब्बास ने भी पूछे थे। सैयद असीम वकार, आपका जवाब। नहीं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, असल में फोन कट गया तो आवाज नहीं आ रही। सुना नहीं सर, मैं दोहरा देती हूँ, कोई बात नहीं सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं सर। चलिए मैं आपको सवाल बता देती हूँ। शहजाद पूनावाला ने कहा अगर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत थी लोअर कोर्ट के फैसले पर तो असदुद्दीन ओवैसी ऊपर की कोर्ट में चले जाते, इस पर सिर्फ सियासत क्यों की, अपील कर लेते। वर्ल्ड रिनाउंड बैरिस्टर हैं, ऐसा उन्होंने कहा शहजाद पूनावाला ने। जेनेवा कन्वेंशन तक की वो बात करते हैं, तो चले जाते हायर कोर्ट, इसमें क्या दिक्कत थी? सियासत सिर्फ बयानबाजी क्यों की? नहीं ठीक है। देखिए, शहजाद की एक प्रॉब्लम है, शहजाद मशवरे बहुत देते हैं लेकिन कभी जिंदगी में ये मशवरा मोदी जी को नहीं देते, अमित शाह साहब को नहीं देते, योगी जी को नहीं देते और किसी हिंदू लीडर को नहीं देते, कपिल मिश्रा को भी नहीं देते, परेश वर्मा को भी नहीं देते और यति नरसिम्हानंद को भी नहीं देते, क्योंकि उनसे डरते हैं, उनसे डरते हैं। इनको मुसलमानों के हाथ में पत्थर तो दिखते हैं लेकिन वो रामनवमी के जुलूस में और वो जो जुलूस निकला था उसमें जो कट्टे हैं वो नहीं दिखते। देखिए कट्टों के नाम पे कैसे हंसने लगे। देखिए हंसी, देखिए देश देख रहा है हंसी इनकी, कट्टे और तलवारें देखकर ये हंसते हैं। कट्टों के नाम पर तो आप भी हंस रहे हैं सैयद असीम वकार, कट्टों के नाम पर तो आप भी हंस रहे हैं सर। आपका चेहरा भी खिलखिला उठा है सर। आप उनकी हंसी की बात करते करते खुद इतना मुस्कुरा रहे हैं। मैं इन पे हंस रहा और वैसे भी चलिए स्माइल कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप भी नहीं बोल, अच्छा आप नहीं स्माइल करना तो अच्छी बात है।
आप भी नहीं पूछती हैं सवाल। सर मैं तो आपके सारे सवाल उनसे पूछती हूँ सर। आप सर कितनी बार आप वही पुरानी टैक्टिक लेकर आएंगे एंकर को अटैक करने की सर? आप कितनी बार मेरे साथ इस डिस्कशन में आ चुके हैं। अब तो जनता भी समझने लगी है, अब तो जनता भी समझती है कि आपकी चौथी या पांचवी लाइन यही होगी कि आप भी सवाल नहीं पूछती। चलिए मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। आपसे जो सवाल पूछा शहजाद, मैं आपको वापस मंच दूंगी। सैयद असीम वकार, आपसे जो सवाल पूछा वैसी साहब, ये सीरियस क्वेश्चन। सारी जगहों का तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन जब जुलूस निकलते हैं सबकी रिकॉर्डिंग होती है, जारी भी होती है, टेलीविजन पे भी आती है, लेकिन जब इस तरह के जुलूस निकलते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस क्यों नहीं कराती है? जरा मस्जिदों पे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाइए और दरगाहों पर, और वहां पे अपना आदमी बिठाइए, वहां से कराइए रिकॉर्डिंग और वो लाइव चलाइए, और मुसलमानों को भी इजाजत दीजिए कि वो लाइव टेलीकास्ट। वो तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ना सैयद असीम वकार जी, वो तो आपके नेता ने कहा कि लगा लीजिए। ये तो आपके नेता ने कहा, ये तो आपके नेता ने कहा ना सर। जी जी, अब वही किया जाएगा, अब देश में वही किया जाएगा, और सबसे कहा जाएगा कि लाइव। लेकिन वो अपील पे क्यों नहीं गए? हाँ ठीक है, चलिए लाइव कीजिएगा, जो भी करना हो आप कीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक देश के कानून के दायरे में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति थी कोर्ट के ऑर्डर पर, उस पर हायर कोर्ट क्यों नहीं गए? सिर्फ सवाल बैठकर क्यों, सिर्फ सियासत क्यों की? ये सवाल, इसका जवाब। नहीं, वहाँ जो कमेटी लड़ रही है मुकदमा, वहाँ जो कमेटी लड़ रही है वो अपना काम कर रही है, और वहाँ मुस्लिम पक्ष के वकील मौजूद थे, और उन्होंने कल इंटरव्यू भी दिया। जब ये चलाया गया कि मुसलमानों ने रोका, मुसलमान, तो उन्होंने, कल मैं देख रहा था कि उन्होंने, जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा मुसलमानों ने नहीं रोका, कोर्ट ने रोका। अब ये वकील साहब ने जब कहा है तो ऐसी हवा में तो कहा नहीं होगा, पक्की बात की होगी उन्होंने। और कहाँ जाएंगे? हायर कोर्ट जाएंगे, या उससे हायर जाएंगे, या उससे हायर जाएंगे? ये आप हम लोग को छोड़ दीजिए। जहां मुसलमानों को, जो उनकी कमेटियां जो चुनाव लड़ रही है मुकदमा, वो जहां जाना होगा जाएंगी। लेकिन मैं आपसे खाली वही सवाल आके खड़ा हो गया कि अगर आप कोर्ट का सम्मान करते हैं तो 92 में सम्मान क्यों नहीं किया? करिए सम्मान। और अभी जब जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता में एक फैसला आया, उसमें कहा गया कि इस बात का सबूत ही नहीं है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जो बेसिक सवाल था, जो कोर क्वेश्चन था, उसको आपने उसका जवाब छोड़कर आपने सारी बातें की। चलिए जवाब ले लीजिए। अब जवाब आपसे जो कोर क्वेश्चन था सर, उसका जवाब आपने कहा कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं सर। 3 दिन से तो सियासत ही हो रही है, इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। अरे कोर्ट चले जाते क्यों? ये जब इतने कानून का उनको ज्ञान है कि जिस पर किसी को डाउट ही नहीं है, तो सियासत करने की जरूरत क्या थी? सियासत की जरूरत ही नहीं थी, सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते। कोर्ट को लेकर ही इतनी सियासत कर दी, कोर्ट ऑर्डर को लेकर ही कह दिया कि रास्ता खुल जाएगा ब्लडशेड का। आपने सवाल बीजेपी से पूछा, जवाब ले लीजिए सर, ध्यान से सुनिएगा सर। अब ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज। शहजाद पूनावाला। अदिति जी, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष जो है वो 21 अप्रैल को हाई कोर्ट भी गया था, वहां पर भी उनकी दलील को रिजेक्ट कर दिया गया, और अब उनके पास एक और रास्ता बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। और मुझे लगता है बैरिस्टर ओवैसी इतने पढ़े हुए बड़े वकील है, वो उनकी मदद जरूर करते। परंतु आज देखिए, हाथ धो दिया। असीम वकार ने कहा हमारा काम नहीं, वो तो उनका काम है। पर मैं असीम वकार आपसे एक ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक विद्वान व्यक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैरिस्टर साहब ने कहा ये 1991 के कानून का उल्लंघन है। मुझे आप केवल इतना बता दीजिए, आदित्य जी को और मुझे, कि कौन से प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है? क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि किसी चीज के कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता। यह आदेश कैरेक्टर बदलने का था नहीं, केवल साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए वीडियोग्राफी करने का था। आप मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है हम सभी गलत है, कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है इस 91 के कानून में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में? क्योंकि मुझे पता है कि जिस नींबू के साथ बैठे अनुराग जी, उसके मिर्ची वाला आपके पास हिस्सा है, तो ये नींबू मिर्ची का जो जोड़ा है, आप मुझे बता दीजिए बिना मिर्ची लगाए कि कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है? सैयद असीम वकार सुन पा रहे हैं सर? नहीं, आप तो जवाब दे दीजिएगा। सैयद असीम वकार, ठीक है। अनुराग भदौरिया। देखिए आदित्य जी, मैं फिर कहूंगा, ये देखिए मेरे पास नींबू है जो 20 रुपए का है, कट्टा नहीं है मेरे पास।
कट्टा वो हो सकता है आपको जनता नहीं दिया है, नेताओं के पास हो। जनता नहीं दिया है कट्टा आपको। की बात कर रहे थे अभी, बार बार कट्टा, तमंचा, तलवार, पता नहीं किस किस चीज की बातें करते हैं। मैं नहीं कट्टा की बात करता हूँ, मैं नींबू है मेरे पास, और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि एक नींबू हमने बड़ी मेहनत से खरीदा है, और इस नींबू को लेके मैं प्रिविलेज क्लास में ही पहुंच गया हूँ। आम जनता अब नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि नींबू खरीदना आम जनता की बस की बात नहीं रही है। ये सुन लीजिए आप। तो जो सरकार नींबू तक नहीं खरीदने लायक छोड़े जनता को शिकंजी पीने लायक तक नहीं छोड़े, एक वक्त का रोटी बड़ी मुश्किल से उसको मिल पाए, वो सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात किया करती थी। वो कहती थी कि हम नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बुलेट ट्रेन चलाने की बातें किया करती थी। वो कहाँ है बुलेट ट्रेन, कहाँ है 15 लाख रुपए सबके खाते में आने वाले थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलने वाला था, कहाँ चला गया, उसकी बातें नहीं होती हैं। वो सिलेंडर लेके लोग अपने सर पे घुमा करते थे, मुझे अभी भी याद है। आज भी उनमें से कई कैबिनेट मंत्री हैं, कहाँ चला गया सिलेंडर। अब तो 1000 रुपए का हो गया, तब तो 400 रुपए का भी नहीं था, तब भी सर पे लिए घूम रहे थे। वो पेट्रोल की टंकी के सामने प्रदर्शन, और वो अब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई की मार नहीं है तो क्या है, अब क्या महंगाई फूल बरसा रही है? अब तो महंगाई इतनी है कि कमर तोड़ है, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। उसके बाद भी एक शब्द नहीं, उसके बाद बहस किस पे चल रही है? बहस चल रही है सरकार क्या एक कोर्ट कानून, अरे कोर्ट कानून सरकार, ये न्यायपालिका संविधान को मानने वाला देश है, और इसको संविधान को कारण इस संविधान पे चलता है देश, लेकिन आप उस पे नहीं मानना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि इसके समाज के अंदर में कोई समाज के असली मुद्दों पे चर्चा हो जाए। कहाँ है वो लोग जो गले में प्याज लटकाए घुमा करते थे, नींबू लटकाए, यहाँ पे नींबू तो छोड़ो टमाटर लटकाए करते थे आप। ठीक है, शहजाद पूनावाला 20 सेकंड, उसके बाद सैयद हसीम वकार एक बार फिर से हमारे साथ है। प्लीज जल्दी प्लीज कमाल की बात कर रहे हो। अरे ठीक है सर, जवाब ले लीजिए शहजाद पूनावाला। देखिए शहजाद पूनावाला 30 सेकंड प्लीज। देखिए जिनका इतिहास राम भक्तों पर गोलियां चलाने का है, आज क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि उनका क्या स्टैंड है इस पूरे विषय पर, तो आज इनको नींबू याद आ गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर नींबू से इतना प्रेम है तो अबू आजमी को एक नींबू थमाते, एक नींबू बर्क को थमा देते, एक नींबू एसटी हसन को भी थमा देते, और उनसे कहते ना कि शरिया की नहीं नींबू की बात किया करो। देखिए मुझे लगता है अदिति जी, जिनको जनता ने नींबू थमा दिया है, जिनको जनता ने पत्थर थमा दिए, जिनको जनता ने कद्दू थमा दिया है, जिनको जनता ने घंटा थमा दिया है, अरे वो जब आपकी पार्टी में थे तो वो जब आपकी पार्टी में थे तो वो क्या थे, वो बता दीजिए पहले। प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है, उसको आपने कैबिनेट मंत्री बना रखा है। ये तो जनता सुन के ऊब चुकी है, इसीलिए तो हटा दिया आपको। जो कहते हैं दशरथ के बेटे नहीं है प्रभु राम। नहीं, प्रभु राम की बात तो वो करेंगे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और कहा कि राम भक्तों पर गोली और भी चला देता मैं। प्रभु राम को गाली देने वाले, प्रभु राम के पिताजी को बताते हैं दशरथ के बेटे नहीं है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाते हो, और रम में राम बताने वाले प्लीज ये हम कहाँ चले गए ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर जारी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर है। एक व्यक्ति ने ताज का सर्वे करवाने की याचिका दायर की है। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जिस तरह से हर पक्ष की तरफ से एक दूसरे पर, हर दल द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सैयद हसीम वकार AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए है। सैयद हसीम वकार, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो, सवाल जो शहजाद पूनावाला ने उठाए सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर भी, आप जो मुस्लिम पक्ष को लेकर आपके द्वारा दावा किया गया उसे लेकर भी शहजाद द्वारा तस्वीर साफ की गई। सर कुल मिलाकर सवाल ये है, जब बैरिस्टर ओवैसी जो खुद कानून के इतने बड़े जानकार हैं, जब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं किसी कानून की अनदेखी हो रही है और वो देश की पॉलिटिकल पार्टीज पर और सरकार पर सवाल उठाते हैं, वो अदालत का दरवाजा जाकर क्यों नहीं खटखटा देते? क्योंकि फिर आपके ओपोनेंट्स को, जब वो ऐसा नहीं करते हैं, तब वो खुद अपने ओपोनेंट्स को मौका देते हैं उन पर सांप्रदायिक सियासत करने का, आरोप लगाने का। देखिए मैडम, ओवैसी साहब डायरेक्ट मुकदमा करेंगे, खुद पार्टी की तरफ से जाएंगे, या जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे या उनके साथ खड़े रहेंगे, ये शहजाद पूनावाला तय नहीं करेंगे, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी साहब तय करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट तो लेती है कि राम मंदिर बनवा दिया, आंदोलन चला दिया, लेकिन मुकदमा करवाया उन्होंने निर्मोही अखाड़े से, मुकदमा करवाया विश्व हिंदू परिषद से, मुकदमा करवाया उन्होंने अदर पार्टी से। इसी तरह से हमें क्या करना है ये हम जानते हैं। हमें शहजाद पूनावालों का मशवरा नहीं चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं।
और हम क्या कर रहे हैं ये हम टीवी पे बताएंगे भी नहीं आपके पास। हमें नहीं आपके यहाँ टीवी पे बैठकर ये दिखाना है, बताना है कि हम क्या करेंगे, हमारी रणनीति क्या है, हम कैसे लड़ेंगे। सवाल जो है वो जायज है, कोर्ट का सम्मान और कोर्ट का अपमान। मैंने बहुत छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछा, शहजाद से पूछा कि आप लोगों ने भाई आप कह रहे हो मंदिर है, इससे पहले आप बाबरी मस्जिद को कह रहे थे मंदिर है, आप लोग कह रहे थे कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट में मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट ने जब फैसला दिया तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ना निर्मोही अखाड़े के हक में दिया ना विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने दिया है रामलला विराजमान के हक में। और कहा कि क्योंकि कब्जा है 1949 से, कब्जे के आधार पर, क्योंकि कोर्ट ने आपके इस तथ्य मतलब जो आपका दावा था कि मंदिर है खारिज कर दिया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपका यह दावा था कि यहाँ पहले से मंदिर था, कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया कि साहब वापस वही राम मंदिर पर हम जा रहे हैं। आपने लेकिन जो सवाल पूछे, आपने जो सवाल पूछे मौजूदा सियासत पर जो सवाल पूछे उन पर शहजाद पूनावाला का जवाब ले लीजिए सर। मैं राम मंदिर को लेकर जो डिसीजन है उस पर मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, शहजाद पूनावाला से जवाब ले लीजिए सर प्लीज। आप लोग नहीं मानते कोर्ट? नहीं, मैं राम मंदिर पर डिबेट नहीं कर रही हूँ ना। इस बहस का मुद्दा राम मंदिर नहीं है, इस बहस का मुद्दा है कोर्ट का सम्मान या कोर्ट का अपमान। ठीक है, जवाब ले लीजिए। बात हो रही न्यायालय के आदेश, आप लोग आदेश क्या मानते हो? देखिए सर, मैं न्यायालय के आदेश की बात कर रही हूँ, मैं भी न्यायालय के आदेश की बात कर रही हूँ, ज्ञान वापी में सर्वे को लेकर बात कर रही हूँ। ठीक है, अब सुन लीजिए, शहजाद का जवाब ले लीजिए सर। आप हमेशा आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए शहजाद। नहीं मैडम, मेरी बात की गहराई को समझिए। आपने अरे सर, बीजेपी से जवाब लीजिए ना सर, मैं थोड़ी जवाब दूंगी, मैं प्रशासन में थोड़ी हूँ सर, ना मैं सरकार चलाती हूँ, आपके सवाल का जवाब दिला रही हूँ। ना सुनिए बात को मेरी, मैं जो कह रहा हूँ, आप लोगों ने मस्जिद गिरा दी, आपने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई जिसका सबूत है। सर ये क्या है, आप लोगों ने मस्जिद गिरा दी? सैयद असीम वकार, ये आप लोगों ने मस्जिद गिरा दी, किस तरह की भाषा है सर? ये किस तरह की भाषा है? प्लीज सर, प्लीज नहीं, ये वही भाषा ये इस तरह की भाषा का मेरे शो पर इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस मंच पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। नहीं सर, आप मुद्दे पर रहिए। दर्शकों को स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। आपने जो बीजेपी से सवाल पूछा, उसका जवाब लीजिए। आप कोर्ट के फैसले का आप कोर्ट की बात भी करते हैं, कोर्ट एक फैसला सुना चुका है, लेकिन आज भी आप उस फैसले पर वापस बार बार लौट कर जा रहे हैं। सर, आपकी कथनी और करनी में फर्क दिखने लगता है, आपकी कथनी और करनी में फर्क दिखने लगता है सर। तो जवाब ले लीजिए, आप बीजेपी से जवाब लीजिए सर। आप मॉडरेटर से लड़ने आए क्या? आप मॉडरेटर से लड़ने आए हैं सर? आप क्या लगा रखा है? किस तरह की सोच है ये? तो वही बीजेपी यही कहती है आपकी सोच अलगाववादी है। आप और हम जब आप करने लग जाते हैं, ये किस तरह की डिवाइडिंग, ये किस तरह की डिविसिव सोच है सर? ये किस तरह की सोच है? आप और हम अलग है क्या? हम सब देश के बाशिंदे हैं, हम सब भारतीय हैं सर। आप क्यों फर्क कर रहे हैं? आप क्यों फर्क कर रहे हैं? आप फर्क क्यों कर रहे हैं? आप फर्क क्यों कर रहे हैं सैयद असीम वकार? आप फर्क क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, मैं भी देश की अदालत को मानती हूँ, उसका फैसला मेरे लिए भी मान्य है, सैयद असीम वकार के लिए भी मान्य है, शहजाद पूनावाला के लिए भी मान्य है। क्या गलत कह रही हूँ? अरे सर, फिर आप लोग कर रहे हैं सर। सुने मेरी बात, अब ये फैसला छोड़ दीजिए जनता की अदालत में। आप और हम मत कीजिए प्लीज, इस मंच से ऐसा मत कीजिए सर, क्योंकि आप भी भारतीय, हम भी भारतीय, इस देश में रहने वाले लोग भारतीय, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं और इस देश के कानून व्यवस्था में यकीन रखते हैं। सुन लीजिए सर, जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए सर। ना तो मैं सर्टिफिकेट बांटने का काम करती हूँ किसी को, और ना मैं किसी का सर्टिफिकेट लेती हूँ। सैयद असीम वकार प्लीज, शहजाद पूनावाला, प्लीज सर, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं सुन पा रही। मैं नहीं सुन पा रही, तैयार नहीं है। 22 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से मूर्ति रखी गई। सर रामलला को लेकर कोर्ट फैसला सुना चुका है सर। प्लीज सैयद असीम वकार, प्लीज मत लेकर आइए उस फैसले पर, बार बार लौट कर मत आइए। आज के मुद्दे पर आइए, आज के मुद्दे पर आइए प्लीज प्लीज। और आप लोग, हम लोग, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। आप लोग, हम लोग नहीं, इस देश में रहने वाले भारतीय जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं जानती हूँ सियासत में इसमें आपको लगता है कि वोट मिलता है आप और हम करने से, मैं जानती हूँ सियासत में ऐसा माना जाता है, लेकिन ये मानती हूँ इस देश में रहने वाला भारतीय एक मॉडरेटर के तौर पर, इसीलिए मैं लीगली उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करती हूँ। बस शहजाद पूनावाला।
देखिए आदित्य जी, आज कोई चर्चा राम मंदिर के फैसले पर नहीं है। जो राम मंदिर का फैसला आया है उसका तो राम मंदिर अभी बन भी रहा है और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जितनी भी इनकी सुई अटकी हुई हो। परंतु सवाल आज क्या है? सवाल यह है, चलिए मेरा मशवरा मत लीजिए, हायर कोर्ट में आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, परंतु मुझे एक बात बताइए, जब एक लोअर कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसे चैलेंज किया गया, उस चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो क्या आज जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो इंतजामिया कमेटी की तरफ से हो, या चाहे वहां पे जो समुदाय है कुछ लोगों का जो उस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने दे रहा है, क्या आप बैरिस्टर ओवैसी इसका खंडन करते कि नहीं करते हैं? दूसरी बात, बैरिस्टर ओवैसी कहते हैं ये तो पार्लियामेंट का कानून है 1991 का। अरे तो वो भी पार्लियामेंट का कानून है जो सीएए का कानून बना है, उसको भी तो नहीं मानते आप। पर 1991 कानून पर आपकी सुई अटकी हुई है। और मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं, कौन सा प्रावधान है जिसके खिलाफ कोर्ट गया? और कोर्ट को क्या ये 1991 के कानून की जानकारी नहीं थी? ये पक्ष, जो मुस्लिम पक्ष है, उसने ये भी दलील रखी कि 1991 के कोर्ट का आदेश है, पार्लियामेंट का एक कानून है, तो उसको भी कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए फिर भी ये आदेश दिया है। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सैयद असीम वकार इसके पक्ष में है कि वहां पर वीडियोग्राफी जैसे कोर्ट ने आदेश दिया है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सवाल सिर्फ इतना है। आज क्या कोर्ट ने जब आदेश दिया है, आप इस कोर्ट के आदेश के साथ हैं या खिलाफ है? और अगर आप खिलाफ है तो इसके रीजन एक ही है कि आपको पता है कि अगर वीडियोग्राफी हो जाएगी तो सारा सच निकल कर आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ में आती है कि बार बार चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम, इनको ऐसी क्या इनके मन में उत्तेजना है कि बार बार औरंगजेब के कुकृत्यों को बचाने के लिए इस प्रकार की दलीलें देते हैं। ठीक है, दो काउंटर आपके लिए। मौलाना कादरी और सैयद जवाद भी हमारे साथ है और सैयद असीम वकार के साथ इस वक्त हमारा संपर्क नहीं है। प्लीज मौलाना कादरी। देखिए मैडम, शहजाद साहब काफ़ी देर पहले मुझसे मेरे पहनावे पर बात किए थे, तो मैं ये शहजाद साहब को कहना चाहूँगा कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मौलाना कादरी, मैंने इजाज़त मेरे संविधान ने मुझे दी है। मुझे शहजाद भाई से पूछने की जरूरत वापस नहीं है। वहीं लौट कर गए सर। जी नहीं, मुझे बोलना तो पड़ेगा ना मैडम। खैर बहरहाल, अभी शहजाद भाई ने पूछा कि जो है 1991 के कौन से प्रावधान पर एतराज़ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब टाइटल पर बहस ही नहीं होनी है तो फिर वीडियोग्राफी का मकसद क्या है? वीडियोग्राफी किस मकसद के तहत करवाई जा रही है? हम एक बात शहजाद भाई के ज़रिए बीजेपी की हायर लीडरशिप तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि अभी आपने ताजमहल की बात की, तो सर एक काम कीजिए ना, एक लिस्ट तैयार कीजिए और इस देश से हर वक्त के लिए फसाद को ख़त्म कीजिए। आप आ जाइए, जितने भी हिंदू गुरु है, धर्म गुरु है, मुसलमान धर्म गुरु है, सूफ़ी है, जो हिंदुस्तान में हर वक्त अमन भाईचारगी का जो है पैगाम दिए हैं, इन तमाम को साथ में बिठाइए। आपके जितने और कितने दावे हैं, सारे दावों को साथ लाइए, बैठिए और देश के हालात को संभालिए, सुधारिए। अरे हम तो कह रहे हैं सर कि बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट काम करना चाहती है, सबका साथ सबका विकास की जब बात कर रही है, तो फिर ये आए दिन एक नया उन्वान क्यों? कभी मथुरा, कभी काशी, अब तो ताजमहल भी आ गया, अब कल और क्या आने वाला है नहीं मालूम। तो सारे मुद्दों को एक टेबल पर तय कीजिए ना। क्यों आखिर जो है आए दिन हम जो है देश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? आइए साथ में बैठ के बात करते हैं। बाबरी मस्जिद के वक्त भी बात हुई थी। एक काउंटर लीजिए सैयद जवाद का, एक और काउंटर सैयद जवाद का, उसके बाद शहजाद पूनावाला। प्लीज जल्दी जल्दी सर, आप बातें तो कर रहे हैं सर, आप बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं उस सवाल पर आपने भी जवाब नहीं दिया। यहाँ पर सब एक दूसरे से सवाल ही पूछ रहे हैं। सैयद जवाद। आदिति, आज आपकी मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद दूंगा। आज आपने बहुत अच्छी बात करी कि हम सब भारतीय हैं, जो संविधान पे यकीन रखते हैं वो हम सब भारतीय हैं। ये आज आपने बहुत अच्छी बात करी और सभी की आपने बराबरी की बात करी, लेकिन आप ये शायद ये मैंने बात नहीं की, ये मेरा बिलीफ है। बहुत बहुत मुबारक। और ये बात मैं अपनी डिस्कशंस में बार बार कहती हूँ। मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात करी कि सभी भारतीय हैं। लेकिन इससे पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, एक शख्स ने 80 और 20 की बात करी। आज आपने उनको भी आईना दिखाया है, मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ। और रही बात शहजाद भाई की, शहजाद भाई नहीं, मुझे आज तक का इंतजार नहीं करना पड़ा, मुझे आज तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो सवाल मैंने एक बार नहीं कई बार पूछा और बार बार पूछा, और जिस पार्टी से पूछा वो पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, उसका प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है और प्रवक्ता से भी सवाल पूछा है मैंने। तो अब आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुद्दे पर आइए। बिल्कुल
आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार हिंदुस्तान में बहुत कम रह गए, आप जैसे अच्छे पत्रकार बहुत कम रह गए। सर मुद्दे पर आइए, सर प्लीज मुद्दे पर आइए। सैयद जवाद, मुद्दे पर आइए। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं जनता पर छोड़ती हूँ वो फैसला जनता पर छोड़ती हूँ। देखिए क्या है, जब से शहजाद भाई भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो बोलते कुछ है और पहले की उनकी वाणी कुछ और होती है। अभी जब इन्होंने कहा कि इसी संसद ने कानून बनाया था 1991 का वर्षुप एक्ट, उसके बाद सीए एनआरसी आया। भाई साहब सीए एनआरसी के ऊपर अमित शाह संसद के पटल पे एक अलग बयान के देते थे और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से अलग बयानबाजी करते थे। तो वहां पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है जहां पे आपका गृह मंत्री कुछ और बोलता है और देश का प्रधानमंत्री कुछ और बोलता है। यही हमने देखा है और यही जवाब लीजिए शहजाद पूनावाला। मैं बात कहता हूँ, ठीक है अब जवाब लीजिए। ठीक है जवाब लीजिए शहजाद पूनावाला। देखिए, हाँ देखिए, पहले तो कादरी साहब ने पूछा कि अगर ये टाइटल डिस्प्यूट या कैरेक्टर चेंज करने की बात नहीं है तो वीडियोग्राफी क्यों हो रही है। कादरी साहब पिछले वर्ष जो 5 महिलाओं ने, अब 4 महिलाएं या 5 महिलाएं जो भी है, उन्होंने ये अपील की थी कि हमें हर रोज दर्शन करना है, वहां पर हमारे विग्रह है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो हम चाहते हैं इसका हमें रोज दर्शन मिले। तो उसको स्थापित करने के लिए कि क्या ऐसा है या नहीं है, उसके लिए तो वीडियोग्राफी कराना जरूरी है ना। उस पर एक सेकंड आदित्य जी, क्यों बीच में इंटरप्ट किया जा रहा है? ये इंटरप्ट क्यों किया जा रहा है? नहीं, आप पहले मेरा सवाल का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप इंटरप्ट। नहीं आप सप्लीमेंट्री अपने सप्लीमेंट्री समय में पूछिए, मेरे समय में मत पूछिए। दूसरी बात या हाँ, इंटरप्ट मत कीजिए एक दूसरे को प्लीज। दूसरी बात, जावेद साहब, ये जवाद साहब ने कहा कि वो आदित्य जी आपको सर्टिफिकेट दे रहे थे कि आपसे बहुत खुश है कि आपने संविधान की बात की। हाँ जो भी है, जवाद जो भी है, ये जवाद साहब को पूछिए जरा कि ये संविधान की बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, तो ये 3 तलाक का जो कानून है इसके समर्थन में है ना? ये 3 तलाक के कानून के समर्थन में है और हिजाब फैसले के समर्थन में है। हिजाब का फैसला अभी वैलिड है, कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला, उसको चैलेंज किया होगा पर उस पर स्टे नहीं लगाए, तो उसके साथ में है ना? आप पहले ये बता दीजिए। चलिए मैं आपको आंसर दे देता हूँ। आप हिजाब भी ले आए हैं और उसके बाद जो लिया है, देखिए जहां तक हिजाब के मौजू की बात करूं, लंबा डिस्कशन है और आगे भी प्रोसीडिंग चल रही, ठीक है। अब आपके लिए हिजाब जरूरी हो सकता है हर किसी पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, वो हाईकोर्ट का फैसला आज भी लागू है। नहीं ऐसे कैसे? ये मेरा सप्लीमेंट्री है, वो तो फैसला लागू है। अभी आपने संविधान की वाहवाही की, अदिति को शाबाशियां दी। अरे सुन लीजिए, इसलिए हाँ मैं अब आपको जवाब दे दूं। चलिए, संविधान के हिजाब के पीछे शरिया वाला चेहरा है। बता रहा हूँ। अच्छा मैं अभी बता दे रहा हूँ। मैं मुतमईन नहीं हूँ आपके दोहरे मापदंड से, मैं मुतमईन हूँ। नहीं मेरे दोहरे मापदंड नहीं है साहब, मैं पार्टियां नहीं बदलता हूँ, तो इसलिए मेरे कोई दोहरे मापदंड भी नहीं होंगे ना। मैं किसी हाँ या ना बोलिए ना, हिजाब के फैसले के साथ है खिलाफ? नहीं हिजाब के फैसले के साथ है या नहीं साथ है, अभी हायर कोर्ट में जो है मामला जाएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या चीजें हैं। और मेरे लिए हिजाब भी जरूरी है। अच्छा, 3 तलाक के फैसले के साथ है या नहीं है? 3 तलाक के फैसले के साथ भाई माना 3 तलाक के फैसले मान लिए हिंदुस्तान के लोगों ने, आप मुतमईन रहिए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज के ऊपर कानून का विरोध क्यों करते हो? कानून का विरोध सुन लीजिए, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा संवैधानिक हक है, राइट है मेरा संविधान के अंदर। मुझे अगर कोई फैसला नहीं समझ में आता है, अगर नई चीजें आती हैं, तो मैं उसके लिए अपना विरोध दर्ज करा सकता हूँ। यही संविधान ने मुझको भी हक दिया है और आपको भी हक दिया है। जब सबरीमाला का केस हुआ था, सबरीमाला के मामले में तो आप मानते नहीं भड़काने का भी अधिकार दिया है। उसके बाद जो है, नहीं अब यार शहजाद भाई अगर इस तरीके से रिव्यू में है वो, सबरीमाला का मामला रिव्यू में है। लास्ट 10 सेकेंड्स प्लीज। क्या 3 तलाक का मामला रिव्यू में है? लास्ट 10 सेकेंड्स प्लीज। पता है कि आप संविधान को नहीं मानते हैं, ऑफ द कैमरा क्या बात होती है संविधान के बारे में वो सब हम जानते हैं, क्यों नहीं मानते सबको पता है। पर्दे मत डाला करिए, टीवी पे बैठ कर पर्दे मत डाला। आपको सब पता है। जवाब शहजाद पूनावाला, मौलाना कादरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। प्लीज लेकिन एक बार फिर से सैयद जवाद, ऑफ द कैमरा क्या होता है, सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहिए किसी को, यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। तार्किक तौर पर एक बहस में बात होनी चाहिए क्योंकि दर्शक तर्कों के माध्यम से किसी भी डिस्कशन को जानना और समझना चाहता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.